एक खरगोश, बंदर और किसान की एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। एक किसान था, उसके पास बहुत सी गाय भैंस पाल रखी थी और वह उनका दूध बेचता था और अपने जीवन को चलाता था। यह सिलसिला चलता रहा। एक बार उसने सोचा कि मैं कुछ खेलने के लिए कुछ जानवर और पालूं। वो एक बंदर और एक खरगोश लेके आया और उनको भी पाल लिया। जब भी उस किसान को थोड़ी सी बोरियत लगती थी तो वो उन दोनों के साथ खेलता था। समय बीतता रहा। एक दिन उस किसान को एक युक्ति सूझी और उसने खरगोश और बंदर का टेस्ट लेने का सोचा कि इनमें बुद्धिमान कौन सा है। तो किसान ने बहुत से गड्ढे खोदे और खरगोश और बंदर को कहीं एक साइड में छुपा दिया, बिठा दिया और उसने एक गाजर को एक गड्ढे में छुपा दिया। सैकड़ों गड्ढे खोद दिए और उन गड्ढों को में एक गाजर छुपाई, एक गड्ढे में एक गाजर, और बाकी सबको गड्ढों को ऐसे ही खोद के और मिटा दिया। उसने उन दोनों को बोला कि इन 100 गड्ढों में एक गड्ढा ऐसा है जिसमें गाजर छुपी हुई है। जो गाजर निकाल के लाएगा तुम दोनों में से, तुम दोनों जाके ढूंढो। खरगोश बहुत मेहनती था, बड़ा ही एक्टिव था, बड़ा पॉजिटिव था। तो खरगोश ने फटाफट गड्ढे खोदने शुरू करे और जो बंदर था वो बड़ा आलसी था, बड़ा नेगेटिव था। उसने कहा यार कौन 100 गड्ढों को चेक करेगा, पता नहीं किस में गाजर छुपी होगी, चल सो जाता हूँ। जा कर के एक गड्ढे के ऊपर सो गया। अब खरगोश ने एक गड्ढा खोदना शुरू किया, दूसरा, तीसरा, चौथा पहुंचा। खरगोश ने 99 गड्ढे खोदे लेकिन किसी में गाजर नहीं मिली। एक गड्ढा बच गया जिस पे बंदर सोया हुआ था। उसने जाकर के उसको बोला, भाई इस गड्ढे से ज़रा हटना, मुझे इसे खोदना है। बंदर वहाँ से उठ करके दूसरी जगह लेट गया। लेकिन जैसे ही खरगोश ने वो गड्ढा खोदा, गाजर उसमें मिल गई। वो ले जा करके किसान को दे दी। अब बंदर देख रहा था, पछता रहा था कि खरगोश ने इतनी सारी गड्ढों में गाजर थी ही नहीं, खरगोश लगा रहा, और मैं अगर अपने ही गड्ढे को खोद लेता तो गाजर मुझे मिल जाती। वैसे ही हमारे जीवन में होता है। कामयाबी के लिए हम लोग भटकते रहते हैं, लेकिन कामयाबी एक पल में छुपी होती है। इच्छा हमारी जो पूर्ण होती है वो एक पल में ही तो होती है। प्रयास हम कितना करते हैं और एक पल में हमारी पूरी हो जाती है। अगर हम उस पल को मिस कर जाएं तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। उस बंदर की तरह हो सकता है हम किसी विचार को लेके बैठे हैं, किसी सोच रहे हैं, और उस बंदर की तरह अगर हम उसी गड्ढे को खोद दें, एक्शन ले लें। खाली सोचने से कोई बात पूरी नहीं होती, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। उसी तरीके से हमारे जीवन में होता है कि हम निरंतर प्रयास अगर करते रहें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा हमें। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो सोचते रहते हैं जीवन में कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत नहीं करते। अगर हम शुरुआत कर दें, और ये भाग्य, भाई मेरे तो भाग्य में नहीं है, मैं तो ऐसे ही, नसीब ही नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने कुछ नहीं
कर सकते, भाई उनको तो बुजुर्ग दे के चले गए, इस तरीके की हम धारणाएं बनाते रहते हैं। लेकिन कोई तो ऐसा होगा बुजुर्गों में भी जिसने उनको वहाँ तक पहुँचाया है। धीरू भाई अंबानी की अगर हम बात करें तो वो भी एक गरीब घर में पैदा हुआ था और पेट्रोल पंप पे काम करता था। अगर वह भी पेट्रोल पंप पे काम करता रहता, बच्चों को ऐसे पालता रहता, तो आज ये अंबानीज जो काम कर रहे हैं ये नहीं होते। तो किसी एक व्यक्ति ने तो कुछ ऐसा किया। हो सकता है आपकी जो सीरीज है जीवन की, आपकी पीढ़ी में, आपकी कई पीढ़ियां हो सकता है कुछ नहीं कर पाई हो, बहुत ज़्यादा किया तो सबने है अपने अपने जीवन में, अपने अपने तरीके से प्रयास तो किया है सबने, लेकिन हो सकता है वो उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हों जिस मुकाम तक आप पहुँच जाएंगे। आप अपने जीवन में वो सब करिए, डरिए नहीं, क्योंकि इंसान ने ही सब कुछ किया है। किसी न किसी अगर कोई इच्छा आपके जीवन में उठती है, आप उसको नहीं करते तो कोई और पूरा कर लेगा, क्योंकि इच्छा पे किसी का एकाधिकार नहीं है। जो विचार आपके दिमाग में आया है, जो इच्छा आपकी उठी है, आप पूरी नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, होगी जरूर, तो आप ही क्यों ना कर लें। जिस प्रकार उस बंदर ने नहीं खोदा और खरगोश खोदता खोदता आ गया तो जीत गया ना, वैसे ही हमारे जीवन में होता है। अब हम रोना रोते हैं पास्ट का, भाई हमारे बड़ों ने कुछ ऐसा नहीं किया, उनके बड़े ऐसा कर गए, वो पीढ़ी ऐसा कर गई। एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक टीचर था, वो बच्चों को पढ़ा रहा था। क्लास में सैकड़ों बच्चे बैठे थे। एक बच्चा बहुत उदास था, बाकी सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खूब पढ़ रहे थे। वो बच्चा ना तो प्रश्नों का उत्तर देता था और ना ही ध्यान लगा के पढ़ रहा था। टीचर सबको ऑब्जर्व कर लेता है। टीचर ने ऑब्जर्व किया, ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कारण क्या है। अब कारण ढूंढने के लिए 3-4 दिन तक वो इंतज़ार करता रहा, हो सकता है कल बात करे, परसों बात करे, लेकिन उस बच्चे ने नहीं किया और वो उदासी भी नहीं छोड़ी अपनी। एक दिन उस टीचर ने कुछ योजना बनाई अपने दिमाग में, और वो शिकंजी बनाने का सामान अपने साथ लेकर के बैग में आया। छुट्टी हो गई, सारे बच्चे चले गए, उस बच्चे को रोक लिया, पूछा बेटा दिक्कत क्या है। उसने कहा जी मास्टर जी, मेरे जीवन में, मेरे भूतकाल में, मेरे अतीत में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और उसी की वजह से मेरा जीवन अब बेकार है। उस टीचर ने एक गिलास में शिकंजी बनाई और उस शिकंजी को उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे ने सोचा कि टीचर मुझे खुश करने के लिए ये शिकंजी पिला रहा है। जैसे ही उस बच्चे ने उस गिलास में से शिकंजी की एक घूंट पिया तो उस बच्चे ने कहा मास्टर जी इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। मास्टर ने कहा कोई बात नहीं, दे दो, मैं इसको फेंक देता हूँ। उस बच्चे ने कहा नहीं जी, फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने कहा बताओ। कह रहा ये जो शक्कर आपके पास रखी है, थोड़ी सी ज़्यादा डाल दो, नमक कम हो जाएगा। टीचर ने कहा एग्जैक्टली, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। अगर कोई अतीत में, कोई भूतकाल में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो हमें दूसरों के बराबर नहीं मिला, अगर हम अभी कुछ ऐसा अच्छा कर दें, जैसे चीनी और मिला दें, तो वो ख़त्म हो जाएगा नमक का असर। वो पुरानी अगर कोई बातें हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ अपने जीवन का। मैं नौकरी करता था हयात रेजेंसी दिल्ली के अंदर। मेरी शादी हुई। जब मेरी शादी हो गई
तो हमने अब शादी में आप सब रिश्तेदारों को इनविटेशन देते हैं, अपने जानकारों को देते हैं, अपने पड़ोसियों को देते हैं, अपने गांव वालों को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं। तो एक रिश्तेदारी हमारी पुरानी है, लेकिन पैसे वाले लोग, पैसे इन द सेंस, पहले क्या था, जब हम नौकरी करते थे तो खेती को सबसे उत्तम माना जाता था और उनके पास सबसे ज़्यादा खेती थी। 300 बीघा ज़मीन थी एक रिश्तेदारी में हमारी में, 60 एकड़ ज़मीन। और वो जो रिश्तेदारी थी वो हमारे पिताजी की बुआ के लड़के थे, हमारे पिताजी की बुआ के लड़के। अब वो हमारे पिताजी की बुआ के लड़के नहीं थे अकेले, हमारे दूसरे दादा थे, उनके 4 लड़के थे तो उनकी भी बुआ लगी। वो दूसरे दादा के लड़के थे, वो 5 थे, उनकी भी बुआ लगी। और हमारे पिताजी हर 3 भाई थे, उनकी भी बुआ लगी। तो 4, 5, 9 और 3, 12 लोगों की बुआ के लड़के थे। तो सबका उनके यहाँ आना जाना था। तो जो जिनके पास कुछ ज़्यादा होता है तो उनसे कोई भी रिश्तेदारी रखना चाहता है, चाहे वो पुरानी भी हो जाए। तो हमारे पिताजी का और सभी का उनके यहाँ आना जाना था। तो हम भी उनको इनविटेशन देने गए थे कि भाई ये आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, भाई ये फलाने रिश्तेदार हैं इनके। तो ऐसा सबको होता है, रईस के पास सब जाते हैं। तो वो ज़मीन के रईस थे। तो ठीक है, अब वो मेरी शादी में वो लोग नहीं आए। अब हमारे जो दूसरे दादा के पोते की शादी मेरी शादी के 1 साल बाद हुई। यहाँ है वो सूबेदार से रिटायर हैं, उनका बेटा था, उसकी शादी थी 1 साल बाद। उस शादी में वो सभी लोग आए क्योंकि उनकी माली हालत ठीक थी, उनका मतलब पैसे में वो अच्छे थे, उनकी सम्मान भी था। जो हमारे दूसरे दादा के बेटे हैं जिनकी शादी में वो हमारे रिश्तेदार आए। अब मैं भी उस शादी में गया और मैंने उनसे ऐसे रैंडमली एक पर्सन पूछ लिया, चाचा लगते थे हमारे, वो अभी भी आए थे, वो पंचायत में भी थे। तो मैंने उनको पूछ लिया, मैंने कहा चाचा आप मेरी शादी में क्यों नहीं आए? आप इसकी शादी में तो आ गए, मेरी शादी में क्यों नहीं आए? तो उस चाचा ने एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया कि भाई तुम्हारे बाप के पास और तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास और तुम्हारे बाप के पास है क्या? क्योंकि हमारी तो पिताजी तो हमारे, जैसा मैंने बताया कि कभी हमें सपोर्ट नहीं की। मैंने नौकरी शुरू की तो थोड़ा बहुत होने लगा और हमने अपनी शादी करी और ज़िंदगी शुरू कर दी। अब उस आदमी ने कहा कि भैया सुन, बैठ। मैं बैठ गया कि चीकनी गौंड है, दुनिया चाटती आई है। अब मेरी ये पहेली समझ में नहीं आई। मैंने कहा जी ये चीकनी गौंड और दुनिया चाटती आई है, इसका मतलब क्या है? इस बात से क्या मतलब है? उसने कहा इसी से मतलब है। कहने का मतलब कि पैसे वालों के यहाँ दुनिया आती है और ये लोग पैसे वाले हैं, इनके काम अच्छे चल रहे हैं। आप लोगों के पास क्या है? आपका बाप है वो बिल्कुल बेकार, उसने आज तक जीवन में कुछ नहीं किया। तू ही क्या कर लेगा? तू इस छोटी सी नौकरी से क्या कर लेगा भाई? ज़मीन तुम्हारे पास थोड़ी सी है। तो इन लोगों ने तो ज़मीन भी खरीदी, इनकी तो नौकरी भी है, इनका भाई मास्टर है, एक भाई दिल्ली में आर्किटेक्ट है और एक भाई ज़मींदारी करता है, इनके पास गाड़ी भी है, उनको भी चलाते हैं। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो एक साइकिल है। उस दिन मुझे एक झटका लगा। तो उसने कहा हाँ पैसे वालों की कदर है इस दुनिया में। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मुझे पैसा कमाना है। उस छोटी सी बात से, छोटी सी नहीं थी और एक छोटी ही बात होती है, नॉर्मली लोग कह देते हैं, लेकिन उसी को आपने ताकत बनानी होती है। तो फिर मैं मतलब उस शादी में भी
गया, लेकिन अनमने मन से गया। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि ये पैसा होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। बगैर वो तो खैर मुझे पहले से ही पता था कि पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन मैंने कहा अब तो हमारा नॉर्मल हो गया है भाई। हमारी डेयरी भी है छोटी सी, 8-10 भैंस हम रखते थे और मैं नौकरी करता था। 1 साल मेरी शादी को भी हो गया था और मुझे बेटी भी हो गई थी, 1 साल से कुछ 1-2 महीने ऊपर। तो एक बेटी भी हो गई थी, तो बड़ा खुश था कि मैं वहाँ से सैलरी कमाता हूँ, मेरी बीवी और मेरी माँ डेयरी का काम संभालती हैं। पिताजी तो कभी हमारे साथ सपोर्ट करते नहीं थे, वो तो बस हमें टेंशन देने के लिए आ सकते थे, बाकी वो पूरा दिन कभी सपोर्ट नहीं करते थे, कभी काम नहीं करते थे। तो हमारी माताजी और हमारी घरवाली और एक हमने नौकर रख लिया था, ये तीनों लोग डेयरी को देखते थे और मैं जॉब करता था। मेरे को वहाँ से सैलरी मिलती थी, ये लोग यहाँ से दूध बेचते थे। इस तरीके से जीवन चल रहा था। मैंने कहा अब हमारा जीवन अच्छे से लगेगा। लेकिन उस दिन मेरे को एक झटका लगा कि ऐसे तो कितना कमा लेंगे, क्योंकि नौकरी में आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते। इतनी तगड़ी नौकरी नहीं है आपकी, जैसे आप गूगल के CEO नहीं है। मतलब कहने का मेरा, हमारी लाखों में सैलरी नहीं थी, हज़ारों में थी। तो हज़ारों में आप कितनी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन जब मैं हयात में रहता था तो बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ ठहरते थे, विदेशों से लोग आते थे। और उस समय पे एक रात का वहाँ जो शूट रूम का किराया था वो 75,000 रुपये था, केवल सोने का। खाना अलग, बाकी सर्विसेज अलग। केवल शूट रूम में अगर कोई फैमिली आके ठहरती है, जिसमें 4 बेडरूम थे, मतलब 4 लोग एक रात में सो सकते थे, वो फैमिली के लिए था। और ड्राइंग रूम था, किचन था, कई बाथरूम थे। तो वो शूट रूम होता है, जो लोग होटलों में जाते हैं उन्हें पता होता है। तो 75,000 रुपये एक रात को सोने का था। तो मैं ये सोचता था कि ये लोग भी तो इंसान ही हैं, जो 75,000 केवल सोने के लिए दे रहे हैं, ठहरने के लिए दे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं। तो मेरी उन लोगों से भी बातें होती थी, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में था वो था हाउसकीपिंग में था। तो मेरी गेस्ट से इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी। 1 घंटा आधा घंटा हम गेस्ट के साथ भी रहते थे, जब उसका रूम वगैरह क्लीन होता था। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि मुझे ये था, मैं बात भी करता था जी कि ऐसे क्या, किस चीज़ का बिजनेस है आपका, क्या है। तो लोग बताते थे कि मेरी पावर हाउस है, कोई कहता था जी मेरी फैक्ट्री है, कोई कहता था जी मेरी सॉफ्टवेयर फैक्ट्री है। मतलब सब बड़े बड़े उद्योगपति या राजनेता कि मैं फलाना मंत्री हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय, मैं 95 से 2000 के बीच में वहाँ रहा। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे होटल में आते थे, ठहरते थे। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े एक्टर, वो सब ठहरते थे। एक छोटा आदमी तो मतलब कम से कम 15,000 से शुरुआत थी एक छोटे से कमरे की, एक रात की। तो छोटा आदमी जो नॉर्मल है वो तो जान ही नहीं सकता। वहाँ तो 100 रुपये की उस समय चाय थी। एक कप चाय अगर आप वहाँ पीना चाहते हैं तो 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो उस लेवल का होटल था। और उस अटल बिहारी वाजपेयी की पीरियड में 2 बार, मतलब हर साल बेस्ट होटल का अवार्ड भी मिलता था हयात रेजेंसी को। मैं वो दिखाऊंगा, चांदी का सिक्का भी हमें मिलता था, आई थिंक है, रखा है हमारे पास। तो वो जो 2 साल का पीरियड था, तो उसमें बेस्ट होटल का अवार्ड मिला। और उन्होंने फिर हमें, होटल ने सबको गिफ्ट भी दिया। एक साल एक चांदी का सिक्का दिया था, बड़ा बड़ा सच चांदी का सिक्का है। और अगले साल उन्होंने एक कंबल सारे वर्करों को दिया। 1300, 1350, 1382, कितना इतना स्टाफ था उस होटल के अंदर टोटल। और 500 कुछ कमरे थे, 500 से ऊपर थे। हर फैसिलिटी थी। तो उस फैसिलिटी को अवेल करते थे, मतलब हम उसमें ही रहते थे 8 से 10 घंटे।
10 घंटे कभी डबल भी करता था मैं। जब मुझे एक आध दिन गांव में छुट्टी चाहिए होती थी तो मैं डबल भी करके आता था। तो एक वीकली ऑफ होता था, एक उसके साथ वो ले लेता था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इससे तो पैसा कमेगा नहीं, नौकरी से तो बिजनेस करना पड़ेगा। और फिर मैंने 2000 में रिज़ाइन कर दिया। 5 साल जॉब करने के बाद 2000 में मैंने रिज़ाइन कर दिया। और मुझे एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं केटरर के साथ भी काम करता था। जैसा मैंने बताया, मैं डबल काम करता था दिल्ली के अंदर। रात को जॉब करता था हयात के अंदर और दिन में एक केटरर थे बहुत बढ़िया, निक्कू भाई कहते थे। और उनका सुनील शर्मा नाम था, किदवई नगर में उनका बेस किचन था। तो मैं उसमें मैनेजर था। दिन में मैं उसमें गुड़गांव में हम लोग जाते थे। कंपनी थी एक ह्यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम थी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी और एमएनसी कंपनी थी। उसमें पूरा ब्रेकफास्ट, लंच और उनका इवनिंग स्नैक्स वो हमारी निक्कू भाई की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट था और मैं उसको मैनेज करता था। तो मुझे केटरिंग का एक्सपीरियंस था, कैंटीन्स का था, कैंटीन्स कैसे चलाई जाती हैं, रेस्टोरेंट का था। निक्कू भाई शाम को आउटडोर केटरिंग भी कराते थे। उन कंपनियों के लोग कभी पार्टियां कराते थे, बाहर के लोगों से भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। तो मुझे सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया था। दूसरा, होटल का एक्सपीरियंस अपना अलग था। तीसरा, हमने होटल मैनेजमेंट किया था, उसकी पढ़ाई का भी ज्ञान था। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके हमने सन 2000 में अपना बिजनेस पलवल से शुरू किया। पलवल है हमारे यहाँ छोटा सा कस्बा, अब तो वो ज़िला बन गया, पलवल ज़िला बन गया। उस समय वो तहसील था। और मेरी जहाँ परवरिश हुई, मेरे मामा के यहाँ से 2 किलोमीटर था वो शहर। और पलवल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मेरे यार दोस्त, मेरा सर्कल, मेरे सब कुछ वहीं था। तो मैंने कहा यार वहाँ से काम शुरू करते हैं। अब हमें बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं था। तो 2000 से 2003 तक हम पलवल में हमने एक रेस्टोरेंट खोला। शुरुआत रेस्टोरेंट से की, धीरे धीरे फिर उसमें खाना बनाना सीखें। एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें हम लड़कियों को खाना बनाना सिखाते थे, मॉडर्न खाना। क्योंकि किसानों की बेटियां हैं, दूसरी जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई करने जाती हैं लेकिन उनको घर के खाने का इल्म नहीं होता। और फिर वो अच्छे घराने में जाएंगी तो अब गांव का जो खाना है वो तो साधारण होता है, चूल्हे पे बनता है। तो गैस पे खाना कैसे बनाएं, और अगर पनीर बनाना पड़े तो कैसे बनाएं। तो मैंने एक टीम हायर की, टीचर हायर किए जो खाना बनाना सिखाएं। और एक इंस्टीट्यूट खोला होडल और पलवल के अंदर, 2 जगह इंस्टीट्यूट खोला। और कैंटीनें ले ली शुरू कर दी मैंने। तो एक बार ऐसा हो गया कि हमारे पास 7 कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट था कैंटीनों का, जहां हमारा खाना जाता था और रेस्टोरेंट चलता था। और हम आउटडोर केटरिंग भी पलवल में करते थे। पलवल आसपास के गांवों में एक हमने वैन खरीदी थी, मेटाडोर, स्कूल की एक बस थी। 16,000 रुपये में हमने उसको खरीदा। उसने स्कूल बंद कर दिया था और उसके पास वो मेटाडोर खड़ी थी बामनी खेड़ा में। तो हमने जाके उसको खरीदा, उसको कटवा के हमने उसमें पूरा किचन सेटअप कर दिया। और उसमें हमारे उस समय स्प्रिंग रोल, चाउमीन, बर्गर और बहुत से जो स्नैक्स आइटम हैं, एक ड्राइवर रख दिया और एक उसके बनाने वाला रख दिया। उसमें पूरा किचन सेटअप कर दिया। और वो जगह जगह कभी स्कूल पे खड़ी हो जाती थी, किसी पे, कभी कॉलेज के सामने, कभी बाज़ार के अंदर वो मूव करती रहती थी। जो आपने रोड किनारे खड़ी देखी होंगी वैन वगैरह, उस तरीके से भी वो काम चलता था। रेस्टोरेंट चलता था, लंच डिनर, सुबह ब्रेकफास्ट भी चलता था, पूड़ी सब्जी और छाछ, ये सब भी चलता था। ऐसे करते करते हम लोग बहुत काम करते थे। लेकिन 2003 में मुझे ऐसा लगा कि पलवल में मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा बहुत ज़्यादा, जो मेरे टारगेट थे। मेरे टारगेट बड़े थे। दिन रात हम काम करते थे। रात को 2-2, 3-3 बजे तक तो रेस्टोरेंट, 12 बजे तक तो रेस्टोरेंट खुलता था। फिर उसको वाइंड अप करते थे,
सामान को सेट करके और फिर हम सोते थे 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। फिर मैं वहाँ से रात को अपने गांव आता था। मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल थी जो मेरी ससुराल वालों ने दी थी, शादी में मिली थी। तो ऐसे वो सिलसिला चलता रहा। फिर 2001 में हमने मारुति 800 खरीदी, वहीं रेस्टोरेंट में काम करते करते। तो हम फिर गाड़ी वाले हो गए। तो मैं ये समझता था कि अब गाड़ी एक हो गई, क्योंकि उस समय गाड़ी बड़े बड़े लोगों पे भी नहीं थी, बहुत रेयर थी। तो फिर मैंने कहा यार अब तो ज़िंदगी सेट हो गई। लेकिन 2003 आते आते हमने काम बहुत फैला दिया था। 7 कैंटीनें चलती थी, वैन चलती थी, इंस्टीट्यूट चलता था और रेस्टोरेंट चलता था। और रेस्टोरेंट के अंदर भी हमारी पहले ऐसा रेस्टोरेंट था जो होम डिलीवरी देता था, मतलब घर पे ही खाना पहुंचा देता था, जो आजकल ये स्वेगी वेगी और ये करते हैं। तो आप एक कॉल करिए हमारे यहाँ और हम खाना पैक करके, मतलब सारा दिल्ली स्टाइल था। खाना बहुत स्वाद था, लोग दूर दूर से हमारे यहाँ खाना खाने आते थे। तो बढ़िया था, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी। मुझे रोज़ाना 1-2 पार्टी करनी हो, मतलब मेरी जिज्ञासा थी 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी करूँ मैं रोज़ाना। रेस्टोरेंट अपनी जगह चलता रहेगा, वो तो सब सेटअप बने पड़े हैं, लेकिन आउटडोर केटरिंग में ही पैसा ज़्यादा है, ऐसा मुझे मालूम था। और था भी आउटडोर में पैसा ज़्यादा। तो फिर मैंने 2003 में सब कुछ बंद किया पलवल के अंदर। रेस्टोरेंट बंद किया, इंस्टीट्यूट बंद किया, कैंटीनें छोड़ी और पलवल को छोड़ा। 2003 में मैं शिफ्ट हो गया था आपका ये क्या नाम है, फरीदाबाद। क्योंकि मैं 2-3-4 पार्टियां पलवल रहते रहते फरीदाबाद करी थी। और फरीदाबाद जब करी थी तो फरीदाबाद रेट भी ज़्यादा मिले और फरीदाबाद में क्राउड बहुत था, सेक्टर बहुत थे। पलवल तो एक छोटा सा था, गाँवों के लोग आकर के पलवल में शिफ्ट हो गए थे। उस समय बहुत छोटा था पलवल। अब पॉपुलेशन के ऊपर ही बिजनेस होता है और फरीदाबाद उस समय ग्रो कर रहा था। मतलब जैसे आज नहर पार बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वैसे ही 21 सेक्टर, 46 सेक्टर और ऑलरेडी पहले सेक्टर थे। उद्योग नगरी थी फरीदाबाद, भारत की उद्योग नगरी थी। तो मैं फिर मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया काम करने का, तो मैं फरीदाबाद शिफ्ट हो गया 2003 में। अब एक ही टारगेट था, केवल और केवल केटरिंग करनी है, इवेंट्स करने हैं। कोई रेस्टोरेंट नहीं चलाना, कोई कैंटीन नहीं चलानी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाना, कोई वैन नहीं चलानी। केवल फोकस था, क्योंकि हमने सारे बिजनेस करके देखे थे, केटरिंग और इवेंट्स के अंदर पैसा ज़्यादा था। फिर हमने 2003 से और 2010 तक दबा के केटरिंग करी। और फिर हमने फरीदाबाद के बाद में नोएडा में ऑफिस बनाया, एक फिर और दिल्ली में बनाया हौज खास में। तीसरा हमने 56 सेक्टर गुड़गांव भी डेवलप हो रहा था, उस समय नोएडा भी डेवलप हो रहा था और दिल्ली ऑलरेडी डेवलप्ड था और फरीदाबाद डेवलप हो रहा था। तो ये सारी जगह डेवलप हो रही थी। तो हमारी स्ट्रेटेजी अलग थी मार्केटिंग की। हम नए लोगों से जुड़ते थे, नए जो लोग शिफ्ट होना चाहते थे उनके यहाँ जुड़ते थे, उनसे काम लेते थे, उनसे बात करते थे, क्योंकि उन्हें हाउस वार्मिंग की पार्टियां करनी होती थी। तो ऐसे करते करते हमारा बिजनेस दिन रात मैं मतलब काम करता था। मैंने मैनेजर्स भी रखे, स्टाफ भी रखा और बहुत बड़ा वो किया। और फिर मैंने बड़ी गाड़ी ले ली। उस समय स्टीम चलती थी, स्टीम गाड़ी थी लंबी, लग्जरी गाड़ी में बड़े बड़े फैक्ट्रियों वालों के पास वही गाड़ी होती थी और जो बड़े नेता थे उनके पास भी वही गाड़ी होती थी लंबी। उसके बाद में फिर आई कुछ दिन बाद में सफारी गाड़ी। तो फिर मैंने सफारी गाड़ी ले ली। मतलब बड़े नेताओं पे, जो मिनिस्टर होते थे उन पे सफारी गाड़ी होती थी और मेरे पास भी सफारी गाड़ी होती थी। सफारी गाड़ी से मैं जाता था पार्टियां बुक करने। फिर मेरे पास कई मैनेजर थे, 4 ऑफिस थे। कहने का मेरा भावार्थ ये है,
लोग फिर मुझे इनविटेशन देने लगे। हमारे रिश्तेदार फरीदाबाद में हम रहते थे, तो वहाँ तक पहुँचते थे, वही लोग पहुँचते थे और कहते थे भैया हमारी शादी में आ जाना, हमारे लड़के की सगाई में आ जाना। तो मैंने कहा यार आप लोग मुझे क्यों दे रहे हो निमंत्रण, मैं तो आपके टच में भी नहीं हूँ। फिर मुझे वही बात याद आ जाती थी। तो मेरे पास तो टाइम नहीं था किसी के फंक्शन में जाने का। एक बार उसी चाचा ने, जिसने मुझे कहा था, तो मैंने उसका धन्यवाद किया कि आपकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और मैं आपके लड़के की शादी में ज़रूर आऊँगा, भैया गाड़ी में आइए हो। मैंने कहा हाँ गाड़ी में ही आऊँगा नेचुरली, मैं कैसे पैदल थोड़ी आऊँगा जब मेरे पास गाड़ी है। और फिर मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ थी अलग अलग, क्योंकि एक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरी में बैठ के जाना है मुझे। ड्राइवर भी मैं रखता था, मैनेजर थे मेरे पास, कई ऑफिसों का अलग स्टाफ था। तो हम फिर उस शादी में मैं गया उनके यहाँ। उससे पहले मैं किसी फंक्शन में किसी के में भी नहीं गया था। खूब निमंत्रण आते थे और सब मेरे को ये कहते थे ये सामाजिक नहीं है, ये समाज में आता ही नहीं है। तो मैं भी ये जानता था कि सामाजिक तो कभी भी हो जाएंगे, पहले तो कुछ कमा तो लें, पहले एक समाज में बैठने लायक अपनी हैसियत तो बना लें ताकि लोग हमें पूछें। और इन्हीं लोगों ने हमें समझाया कि पैसा ज़रूरी है और हमारे भी समझ में आ गया पैसा ज़रूरी है। तो मैं उस शादी में गया, उसी व्यक्ति की शादी में, उसी के बेटे की शादी थी। तो उस शादी में उन लोगों ने वैन कर रखी थी। उस समय ओमनी गाड़ी चलती थी, मतलब दूल्हा भी छोटी गाड़ी में ही जाता था, हाईएस्ट आदमी करता था तो वो कर लिया, स्टीम कर लिया। तो दूल्हा के लिए स्टीम थी और मैं सफारी गाड़ी में गया हूँ, मेरा ड्राइवर है, मैं हूँ। तो वो सारे लोग मुझे ही देखने लगे, अरे ये तो बड़ा रईस आदमी हो गया है, ये तो इतनी बड़ी गाड़ी में जिसमें मिनिस्टर आते हैं उसमें आया है। सब लोग मुझे, कभी कोई कहे यहाँ जाओ, यहाँ बैठो, ये करो, वो खिलाएं, ये खाओ, वो खाओ, फलाना नहीं। मेरी मतलब सेवा में वो लोग लगे रहे। तो खैर एक समय वो लगन सगाई टाइप का था, वो हुआ, मैं चलने लग गया। तो औरतें मेरे पास आई जो हमारी चाची वाची लगती थी कि बेटा मतलब तू तो बहुत पैसे वाला है। मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ हूँ पैसे वाला, तो अभी नहीं हूँ। वो इतनी बड़ी गाड़ी में आया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, ये काम के लिए तो मुझे गाड़ी चाहिए आने जाने के लिए, तो ये बड़ी और छोटी से क्या मतलब है। बोली बेटा तू आ तो रही कर हमारे यहाँ, क्योंकि तो पे गाड़ी है, और जब तू गाड़ी में आवेगो तो ये सब और है ना जो हमारे गांव में ये डरे करेंगे कि भाई इनको छोरा पे तो, इनके वहाँ पे तो गाड़ी है इतनी बड़ी। वहाँ तक भी हमारी दौड़ पहुँची। वही लोग वो लोग कुछ नहीं कर पाए। उनके बच्चे आज भी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, अलग अलग हो गए, ज़मीनें बट गई, खेती करते हैं। और आज उनके पास गाड़ी के नाम पे अगर मैं कहूँ तो आई थिंक मोटरसाइकिलों से वो ज़्यादा मैनेज करते हैं, क्योंकि आसपास की फैक्ट्रियों में वो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई 4th क्लास लेबर है, क्योंकि वो अकड़ में पढ़े भी नहीं और चैलेंज मिला नहीं तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं। आज वो लोग कहने का मेरा भावार्थ ये है, सिर्फ अब उन्हें मेरे से जलन हो गई, दूसरा टर्न हो गया, क्योंकि मेरे पास ना तो टाइम है किसी को उनसे बात करने का, कि मेरे अपने चैलेंज, फिर मैंने और नए चैलेंज लेने शुरू कर दिए और एक जीवन पूरी तरह बदल गया। मेरा सर्कल बदल गया, मेरे उठने बैठने वाले लोग बदल गए, फिर मैं संत समाज में आ गया। तो मैंने कभी अपने आप को खाली नहीं रखा, हमेशा कोई ना कोई चैलेंज रखा जीवन में और अपने आप से चैलेंज सेट किए। ऐसा नहीं किसी के देख करके, मेरे अंदर से इच्छा हुई कि मुझे महात्मा बनना है तो मैं बन गया। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं महात्मा बिजनेस छोड़ करके एक ही रात में मैंने पूरा एम्पायर, जबकि मेरे को बेस्ट NCR का अवार्ड भी मिला, 14 पार्टियां मैंने एक दिन में करी, मैनेज करी, 14 इवेंट करे, बम्बई से लेके कलकत्ता तक और दिल्ली तक। और मतलब कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं था जहाँ मैं इवेंट और पार्टियां मैंने
नहीं करी। बड़े उद्योगपतियों के भी काम करे, बड़े राजनेताओं के भी काम करे, अभिनेताओं के भी काम करे। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारा जो लेवल था काम करने का वो 5 स्टार लेवल का था। मतलब रेट्स भी हम 5 स्टार जैसे लेते थे, रेट्स भी 5 स्टार जैसे लेते थे। और मार्केटिंग का स्टाइल अलग था, मेरा काम करने का स्टाइल अलग था। तो तभी रेट मिलते हैं आपको। नई नई चीज़ें, नई क्रॉकरी, नई कटलरी, नई स्टाइल। और उस समय फीमेल स्टाफ की बड़ी डिमांड होती थी कि लड़कियां सर्व करें, क्योंकि 5 स्टार होटलों में लड़कियां भी वेटर होती थी। तो हम एयर होस्टेसों को, एयर होस्टेस तक को हम सर्विस में बुलाते थे अपने पार्टियों के। और बार वगैरह और वो बार टेंडर जो होते थे वो अच्छे होटलों से हम हायर करके बुलाते थे। वेटर भी हम बाहर से बुलाते थे, जो अच्छे होटलों से भी, 5 स्टार होटलों तक के वेटर, एयर होस्टेस भी हम वेटर्स में लगाते थे। तो बड़े ऊंचे लेवल का हमने काम किया। लेकिन 2010 में हमने एकदम से, जब हम बिल्कुल टॉप क्लास पे पहुंचे, तो हमने बंद कर दिया और हम महात्मा हो गए। क्यों हो गए महात्मा? क्या ऐसा हुआ हमारे जीवन में, क्या ऐसा बदलाव हुआ कि जो इतना बड़ा बिजनेस चलते चलते एक ही झटके में हमने बिजनेस छोड़ दिया और हम महात्मा हो गए? क्यों हो गए, कैसे हो गए, उसकी भी बात करेंगे। अब मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि हमारे बम्बई में कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर से बातचीत हुई है और उन्होंने हमारी वीडियोस वगैरह, हो सकता है फेसबुक पे देखी हो या किसी ने बताया हो या यहाँ से कांटेक्ट किसी ने किया हो, मुझे नहीं पता। उनके मेरे पास फ़ोन आए 3 लोगों के, 2 बम्बई से आए हैं और 1 नोएडा से आया है। तीनों लोग मेरे जीवन के ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी के ऊपर, मेरे बचपन से लेके और अब तक की। तो मैंने काफ़ी सोच विचार करके मैंने उनको, तीनों को हाँ कहा कि हाँ हम काम करेंगे और आप बनाएंगे। लेकिन मैंने, आज का जो समय है वो सीरीज़ का है। सीरीज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और सीरीज़ में आप मतलब अपने जीवन को ज़्यादा लंबा दिखा सकते हैं। मतलब 5-5 साल की एक सीरीज़, जो 5 साल की मेरे बचपन की, जब मैं पैदा हुआ तब से 5 साल तक की है, वो 1 घंटे की, 1.25 घंटे की सीरीज़ बन सकती है। वहाँ से फिर 5 से 10 साल तक का जो पीरियड था उसकी एक सीरीज़ बन सकती है। पिक्चर तो 2-2.5 घंटे में आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, तो आप ज़्यादा लोगों को नहीं दिखा पाएंगे चीज़ें। तो मैंने उनको बोला है कि हम सीरीज़ बनाएंगे और अब मेरी 50 साल 51 साल उम्र होने वाली है, तो कम से कम 10 सीरीज़ हम बनाएंगे। 5-5 साल का पीरियड उसमें रहेगा। तो वही डिस्कशन करने के लिए मैं अब काम शुरू करता हूँ। और मैंने जो सोचा है, सितंबर अक्टूबर में हम लोग किसी न किसी माध्यम से अपनी शूटिंग भी शुरू करा देंगे, जिसमें जो जवानी का रोल है, ये मेरी उनसे बात हुई है। एक्टर मेरा बेटा होगा जवानी के रोल में, हीरोइन हम कोई भी ले लेंगे, थोड़ी फेमस सी ले लेंगे अपनी पिक्चर में। लेकिन जवानी का जो रोल, जो 18 साल से और 35 साल तक जब मैंने नौकरी की, बिजनेस किया और मेरे जो स्ट्रगल पीरियड रहे, वो मेरा छोटा वाला बेटा रोल करेगा। और जब से मैं संत समाज में आया हूँ तब से और अब तक का रोल मैं करूँगा। हीरोइन बदल जाएंगी, हीरोइन तो कोई भी अच्छी सी ले लेंगे, एक जिसका ब्रांड हो। इनकी तो फीस होती है हीरोइंस की, तो आप किसी को भी हायर कर सकते हैं अपनी फिल्म में। लेकिन हम हीरो खुद रहेंगे, बाप बेटे, उस फिल्म के, उस सीरीज़ के अंदर। और जो बचपन का जो रोल करेगा वो भी है हमारे नज़र में एक बच्चा, वो उससे करा लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है, ये भी एक चलते चलते, और ये हुआ है। अब हम इसको ये कहें कि हमारे पिताजी को हमने खोजा, एक अपना दिमाग लगा करके, और पिताजी को बाहर निकाला, उन किडनैपरों से बाहर निकाला, और
उन्होंने इतना मतलब नेगेटिव में लिया, हमें फंसाने की कोशिश की, और वो हमारी ताकत बन गई आज। अगर हम ये कहते अरे हम तो फंस गए जी, हम साथ तो बुरा हो रहा है, तो नहीं, हम शांत रहे, धैर्य में रहे, और हमने उस मौके को भी दूसरे तरीके से लिया। और आज अगर फिल्म की कहीं बात हो रही है, हमारे वायरल होने की बात है, या हमें खर्चा पानी आने शुरू हो गया है फेसबुक से, यूट्यूब से, और एक नया रास्ता हमारे जीवन के लिए खुल गया है, और हो सकता है इन फ्यूचर हम और ज़्यादा फेमस होंगे, क्योंकि हम हमेशा कभी भी हमने नेगेटिव किसी चीज़ को लिया नहीं। जो बातें आ रही है, क्योंकि हमारे जीवन की जो शुरुआत हुई, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ये कहा था कि चिकनी वाह सब चाटते रहें, तो वो एक स्पार्क था पैसे की तरफ, मतलब पैसा कमाने के लिए हमें मिला। कल एक बच्चा आया था मेरे पास, और वो भी अपने पिताजी की स्टोरी बता रहा था, हमारे गांव का ही है। वो सरपंच कैसे बना, उसको किसने क्या स्पार्क दे दिया, किसने क्या उसको चैलेंज दे दिया। तो ये क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन की दिशाओं को बदल देती हैं, अगर आप उनको सीरियस लें तो। अदरवाइज तो अरे फलाना ए कह जाओ अंदर मोते खा फर्क पड़ रहा है, अरे वाह न्यों कर लेंगे, लेकिन नहीं। जीवन में अगर कुछ बड़े बदलाव होते हैं तो वो एक चीज़ से होते हैं। जैसे मैं संत क्यों बना, मैंने इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी चीज़ एक ही रात में बंद क्यों कर दी, वो भी एक छोटी सी बात थी, और उस छोटी सी बात की वजह से आज मैं यहाँ, मैंने 15 साल का संत का जीवन गुजारा है, और सारा बिजनेस सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ एक बात के पीछे। वो बात कौन सी है वो भी हम किसी दिन आपको बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ये दोनों कहानियाँ मैंने जो आज सुनाई, अपने जीवन के स्पार्क के बारे में सुनाया। हो सकता है इन बातों से आपके जीवन में कुछ फ़ायदा हो जाए। आपको भी किसी ने कभी ना कभी कोई ऐसी बात कही होगी, अब आप उसको कितना सीरियस लेके गए हैं और कितना आप उसको नॉर्मल रखा है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन मुझे किसी आदमी ने इस तरीके की बात कही और मैंने अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह बदल लिया। आज वो लोग, आप समझ गए होंगे। तो ये जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे जीवन में, जब तक आपको बातें शुभेंगी नहीं, उस आदमी का धन्यवाद देना चाहिए। मैं उस आदमी का बार बार धन्यवाद देता हूँ जिस आदमी ने मेरे को ये डायलॉग मारा था। उस आदमी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और वो आदमी उस बात का वो खुद महत्व नहीं समझ पाया। जैसे बंदर ये नहीं खोद पाया उसको कि मेरे नीचे भी गाजर हो सकती है, इतना आलस कर लिया उसने। और खरगोश ने सारे 99 गड्ढे खोदे, और फिर बंदर को भी, भाई हटना जरा, मैं इस गड्ढे को और चेक कर लेता हूँ। तो ये होता है एक्शन। वो आदमी 300 बीघा ज़मीन होते हुए भी आज उनके आप हालात देखेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे, उनके बच्चों का वो देखेंगे, उनके बच्चों के बच्चों का देखेंगे, पढ़ाई का लेवल देखेंगे, स्टेटस देखेंगे। वो सब आपको नाम भी बता दूंगा, वहाँ जाके आप चेक भी कर सकते हैं, वहाँ जा कर के भी आप देख सकते हैं। और हमारे जो जीवन का अपना तरीका है, जो रहन सहन है, जो विचारधारा है, वो सारी बदल गई। तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी न किसी ने कोई बात कही होगी, तो आप भी बता सकते हैं। और मैं उनके सरपंच साहब की भी कहानी एक दिन बताऊंगा। उसके बच्चे ने जो मुझे बताया कि मेरे पापा एक बिज़नेस करते थे, उन्हें गांव से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक फ़ोन कॉल की वजह से, केवल एक फ़ोन कॉल की वजह से आज वो पीछे वो सरपंच भी रहे, आज वो गांव में रहते हैं। उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री लगा ली है। पहले वो किराए की फैक्ट्री में मतलब लेके काम करते थे, और आज उनके पास अपनी फैक्ट्री है। गांव के सरपंच रहे और अच्छे स्टैंडर्ड के साथ उन्होंने अच्छा यहाँ घर बना रखा है, अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। कैसे एक शब्द ने उनका जीवन बदल दिया, कैसे मेरे एक शब्द ने, मुझे एक शब्द जो किसी ने कहा उसने मेरा जीवन बदला। कैसे आपसे अगर किसी ने कुछ कहा है तो आपका जीवन कैसे बदलेगा, वो भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा।
आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।